नमस्कार भाइयों और बहनों। अगर आप भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर वही घिसे पिटे दावे, पुरानी तारीखें और झूठे दिलासे सुन सुनकर थक चुके हैं, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आज की इस विशेष और बेहद गंभीर रिपोर्ट में हम उस वित्तीय चक्रव्यूह का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे अमूमन आम जनता की नजरों से दूर रखा जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिस पूंजी को आपने अपने जीवन के 30 से 35 साल तक दिन रात पसीना बहाकर अपने पीएफ खाते में संचित किया, उसे हक के तौर पर वापस मांगने पर हमेशा फंड की कमी का रोना क्यों रोया जाता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट रुख के बावजूद जमीनी स्तर पर तकनीकी अड़चनें क्यों खड़ी हो जाती हैं? आज हम किसी पुरानी घिसी पिटी बात को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस धरातल की हकीकत को सामने लाएंगे जो सीधे आपके मान सम्मान और बुढ़ापे की लाठी से जुड़ी हुई है। अगर आपको भी लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों की इस बुलंद आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है, तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। साथियों, पेंशन फंड के घाटे का जो गणित अक्सर सामने रखा जाता है, आज हम उसके पीछे के सच को समझने का प्रयास करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर यह दलील दी जाती है कि यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तो पूरा कॉर्पस फंड कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता का एक दूसरा पहलू भी है। ईपीएफओ के पास जमा राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा शेयर बाजार और ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश किया जाता है। पिछले कुछ समय में जब बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ, तो उस निवेश से अर्जित होने वाला भारी मुनाफा और डिविडेंड आखिर कहां गया? अगर निवेश निरंतर बढ़ रहा है और मुनाफा हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो देश के लगभग 78 लाख बुजुर्ग पेंशन भोगियों को हर महीने महज RS1000 या RS200 जैसी नाम मात्र की राशि पर गुजारा करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? यह उन लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने में लगा दिए। इस समय देश के भीतर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर एक व्यापक विमर्श चल रहा है। सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्राइवेट सेक्टर, अर्ध सरकारी संस्थानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? क्या निजी क्षेत्र में काम करने वाले इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनका बुढ़ापा सुरक्षित होने का अधिकार नहीं रखता? जब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को एक निश्चित सामाजिक सुरक्षा मिलती है, तो ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को 60 महीनों के औसत वेतन के ऐसे जटिल फॉर्मूले में क्यों उलझा दिया जाता है जिससे उनकी पेंशन का मूल्य बेहद कम हो जाता है? आज कई विशेषज्ञों और श्रमिक संगठनों का मानना है कि इस पूरी व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करके इसे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा गारंटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि हर नागरिक को महंगाई सूचकांक के आधार पर कम से कम RS1000 की न्यूनतम सम्मानजनक राशि मिल सके। ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें बता रही हैं कि अब श्रमिक संगठनों और पेंशन भोगियों के सब्र का बांध टूट चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न यूनियनों ने अब अपने रुख को और कड़ा कर लिया है। अब तक यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तक सीमित था, लेकिन अब रणनीति बदल रही है। देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर और कोयंबटूर के लाखों श्रमिकों ने एकजुटता दिखाने का मन बना लिया है। यदि आगामी संसदीय सत्र में न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर कोई ठोस और आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया, तो औद्योगिक पहियों की रफ्तार थम सकती है। यह लड़ाई अब केवल आज के बुजुर्गों की नहीं है, बल्कि यह उस हर युवा कर्मचारी के भविष्य की लड़ाई है जो आज कंपनियों में दिन रात मेहनत कर रहा है। आज के युवाओं को यह समझना होगा कि अगर उन्होंने आज अपने बुजुर्गों के हक के लिए आवाज नहीं उठाई, तो कल उनके सामने भी यही संकट खड़ा होगा। एक तरफ फंड की कमी की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यालयों के रखरखाव, अधिकारियों की सुख सुविधाओं और दौरों पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तब वित्तीय घाटे का तर्क सामने नहीं आता। लेकिन जब एक गरीब वृद्ध अपनी दवाइयों और 2 वक्त की रोटी के लिए पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाता है, तो नियमों की बड़ी बड़ी किताबें खोल दी जाती हैं। हायर पेंशन के नाम पर जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसकी जमीनी हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। पिछले 2 सालों में लाखों कर्मचारियों ने इस उम्मीद में बड़ी राशियां पेंशन फंड में ट्रांसफर की थीं कि बुढ़ापा सुरक्षित होगा, लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद भी पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने में देरी हो रही है। बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें डेटा मिसमैच जैसी तकनीकी कमियों का हवाला देकर टाल दिया जाता है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत पिछले लंबे समय से देश के कोने कोने में जाकर अलख जगा रहे हैं।
उनका स्पष्ट कहना है कि RS7 500 प्लस महंगाई भत्ता DA पेंशन भोगियों का कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। शीर्ष नेतृत्व के साथ दर्जनों दौर की वार्ता के बाद भी अगर केवल आश्वासन और कमेटियों का गठन ही हाथ लगा है, तो अब रणनीति बदलने का समय आ चुका है। पेंशन भोगी संगठनों की साफ मांग है कि सरकार को इसी आगामी सत्र के भीतर इस ऐतिहासिक फैसले की आधिकारिक घोषणा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो देशव्यापी असहयोग आंदोलन और कलेक्टेड कार्यालयों के बाहर ताली थाली जैसे अनोखे प्रदर्शनों के जरिए सोई हुई व्यवस्था को जगाने का काम किया जाएगा। भाइयों और बहनों, यह केवल एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि देश के लाखों बुजुर्गों के मान सम्मान की गूंज है। डिजिटल दुनिया का एल्गोरिदम ऐसी गंभीर आवाजों को तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक आप जैसी जागरूक जनता अपनी एकजुटता न दिखाए। अब समय आ गया है कि आप कमेंट बॉक्स को अपनी राय और बुलंद आवाज से भर दें। सीधे अपनी मांग लिखिए, हमें हमारा हक चाहिए, RS7 500 प्लस DA तुरंत लागू करो। आपके कमेंट्स ही इस वीडियो की पहुंच को बढ़ाएंगे। सच्ची, निष्पक्ष और सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर एक बड़ी अपडेट सीधे आप तक पहुंच सके। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लड़ते रहना है जब तक हक न मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।